बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंट्रल डॉगमा से रिलेटेड है। अब सेंट्रल डॉगमा हमने पढ़ा था कि द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। तो हमने कहा था कि इसके दो स्टेप हैं। सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए की इंफॉर्मेशन से फिर प्रोटीन बनाई जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़ के सेल के अंदर अमीनो एसिड को सीक्वेंस से जोड़ा जाता है जिससे स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है। और वो आरएनए जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो तीन है: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो आरएनए है जो डीएनए की इंफॉर्मेशन लेके आता है साइटोप्लाज्म में, और फिर ट्रांसफ़र आरएनए वो आरएनए है जो साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को इकट्ठा करेगा और फिर उनको मैसेंजर आरएनए तक लेके आएगा। राइबोसोमल आरएनए, ये दोनों आरएनए चूँकि राइबोसोम की सरफेस पे एक्ट करते हैं, तो राइबोसोमल आरएनए वो है जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा प्रोटीन के साथ मिलके। अच्छा, सबसे पहले चूँकि ट्रांसफ़र आरएनए ने अमीनो एसिड को इकट्ठा करना है, तो पहला स्टेप तो ये है कि ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड के साथ बाइंड करे। आमतौर पे जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो स्पेसिफिक होता है फॉर अमीनो एसिड। जैसे हम कहते हैं ना कि हर प्रोटीन में तकरीबन 20 ऐसे अमीनो एसिड लाजमी होते हैं जो हर प्रोटीन का हिस्सा होते हैं। तो इस वजह से सेल के पास एटलीस्ट 20 टाइप्स के ट्रांसफ़र आरएनए तो लाजमी होने चाहिए। उसके बाद ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है जब अमीनो एसिड के साथ मिलते हैं तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं, इसका नाम क्या है? पहले इसको रिएक्शन को आप समझेंगे फिर इसके नाम को भी आप आसानी से। जो हमारे पास 3 एंड है वहाँ लगाते हैं OH ग्रुप, और अमीनो एसिड का जो SD ग्रुप है ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो ये जुड़ जाएंगे ऐसे। अब ये जो ग्रुप बना है इसको हम कहते हैं असाइल। इसको क्या कहा जाता है? एसाइलेशन हो गई है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक अमीनो एसिड लिया ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान की एसाइलेशन हुई है ट्रांसफ़र आरएनए के साथ, तो ये ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड इस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जुड़ गया है। अब हुआ कि अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जोड़ा गया है एसाइल बॉन्ड के ज़रिए से, एसाइलेशन के ज़रिए से, ठीक है। तो इस वजह से इस एंजाइम का नाम ही रखा गया अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, कि ऐसा हमारे पास एंजाइम जो सिंथेसिस करेगा अमीनो की एसाइल के ज़रिए से ट्रांसफ़र आरएनए के साथ। ठीक हो गया। तो इस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। जब इसने ये अमीनो एसिड जोड़ दी, सबसे पहले तो ये याद रखने कि जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हैं, जिस तरह यहाँ एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड जुड़ते हैं, अब ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड हमेशा इसके रेफरेंस से जुड़ रहे होते हैं। ये जो एंड पर एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मौजूद है इसको एंटीकोडोन कहा जाता है। जिस तरह का आपको एंटीकोडोन है क्या? जो कोडोन जैसे मैसेंजर आरएनए में हमेशा आपको, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जेनेटिक कोड होते हैं, और जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड की एक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से मिलके बना है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये मैसेंजर आरएनए का एक ट्रिपलेट कोड है, तो इसका एंटीकोडोन हमेशा इन न्यूक्लियोटाइड के कम्प्लीमेंटरीली होगा। अब कम्प्लीमेंटरी से क्या मुराद है? ये हमेशा ये जो न्यूक्लियोटाइड ये आपस में एक दूसरे के कम्प्लीमेंटरीली होते हैं। यानी जब भी न्यूक्लियोटाइड A आएगा, अगर उसके अपोजिट कोई लगाना हो आरएनए के अंदर तो वो U लगेगा, अगर G आएगा तो C लगेगा, अगर C आया तो G लगेगा, अगर U आया तो A लगेगा। लेकिन डीएनए के ये अंदर ये कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग ऐसे थी, ए के सामने T लगता है, जी के सामने C लगता है। तो ये जो ट्रिप्टोफान का कोडोन है, अब इसका एंटीकोडोन क्या बनेगा? U के सामने A लगेगा, G के सामने C लगेगा और J के सामने C लगेगा। तो इस वजह से इस एंटीकोडोन को रीड करते हुए ये अमीनो एसिड, ये जो एंजाइम है ये अमीनो एसिड को भी पकड़ता है और उस ट्रांसफ़र आरएनए को भी पकड़ता है और दोनों को मिला देता है। तो इस रिएक्शन से हम कहते हैं ये एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए हुई है। अच्छा, उसके बाद एंटीकोडोन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले एंटीकोडोन ट्रांसफ़र आरएनए पर
वो कम्प्लीमेंटरीली सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जिसकी वजह से ट्रांसफ़र आरएनए मैसेंजर आरएनए के कोडोन पे बाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंटरीली के वर्ड हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। ये जो बेस पेयरिंग का रूल है ATGC या AUGC, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंटरीली रूल कहलाता है कि A के सामने हमेशा U लगेगा, G के सामने हमेशा C लगेगा। तो जेनेटिक कोड के जो अपोजिट बेसिस होती हैं उनके मजमूए को हम क्या कहते हैं, एंटीकोडोन कहते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस अब कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहला जो प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला स्टेप है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन। अब जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये इनिशिएशन का स्टेप कहाँ तक चलेगा? तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब हो जाएगा तो इनिशिएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में 4 चीज़ें हैं, जब वो आके जुड़ जाएंगी आपस में तो हम कहेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया है। सबसे पहली चीज़, एक ऐसा ट्रांसफ़र आरएनए आना चाहिए जिसके पास मैथ्यूनिन मौजूद हो, मैथ्यूनिन मौजूद हो। अच्छा, यहाँ हम एक और बात डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोसेस हम डिस्कस करने लगे ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिहाज से है। यूकैरियोटिक सेल में फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आमतौर पर इस वजह से डिस्कस किया जाता है क्योंकि उसमें थोड़ी सिंपलिसिटी होती है, तो उसको समझना थोड़ा सा आसान होता है। तो इस वजह से बुक में ज़्यादातर जो प्रोसेस डिस्कस किए गए वो प्रोकैरियोटिक सेल के लिहाज से डिस्कस किए गए। तो पहला तो एक ट्रांसफ़र आरएनए जिसके पास मैथ्यूनिन होनी चाहिए, और हमने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जो स्टार्ट कोडोन होता है जहाँ से हर प्रोटीन स्टार्ट होती है वो AUG है, मैसेंजर आरएनए में A, और वो किसका आप कह सकते हैं कोड है, मैथ्यूनिन का। तो हर प्रोटीन मैथ्यूनिन से स्टार्ट होगी। दूसरा स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, तीसरा मैसेंजर आरएनए, कुछ इनिशिएशन फैक्टर। जब ये चारों आपस में मिल जाएंगे, यानी ट्रांसफ़र आरएनए जिसके पास मैथ्यूनिन होगा, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट होगा, मैसेंजर आरएनए होगा और इनिशिएशन फैक्टर होगा, तो ये चारों चीज़ों के जुड़ने का नाम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। और जब ये जुड़ जाएंगे हम कहेंगे इनिशिएशन कंप्लीट होगी। अब जुड़ते कैसे हैं? सबसे पहले तो ये सपोज मैं कहता हूँ कि मैथ्यूनिन कैरिंग ट्रांसफ़र आरएनए है, ये राइबोसोमल यूनिट है, ये इनिशिएशन फैक्टर है और ये हमारा मैसेंजर आरएनए। तो ये चारों चीज़ें आपस में कैसे जुड़ेंगी उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? अच्छा, हमने टाइप्स ऑफ आरएनए के अंदर एक बात डिस्कस की थी कि ये जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं इसकी 3 किस्म की साइट्स होती हैं। एक तो वो साइट होती है जो एंजाइम को रिकॉग्नाइज करती है, वो एंजाइम अभी हमने डिस्कस किया, अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। एक वो साइट होती है जो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करती है, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करती है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि ये जो साइट है ये साइटोप्लाज्म में स्मॉल राइबोसोमल यूनिट को रिकॉग्नाइज करते हुए इस ट्रांसफ़र आरएनए को यहाँ ले आएगी। तो बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए कैरिंग केमिकली मॉडिफाइड। अच्छा, यहाँ बैक्टीरिया में मैथ्यूनिन थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है कि उसके साथ एक फॉर्माइल ग्रुप इजाफी लगा होता है, बाइंड टू द स्मॉल। तो ऐसे ट्रांसफ़र आरएनए जिसके पास मॉडिफाइड मैथ्यूनिन हो, नॉर्मल फॉर्माइल मैथ्यूनिन हो, तो पहला स्टेप क्या है कि वो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा। तो पहला स्टेप कि 2 चीज़ें बाइंडिंग हो गई, ट्रांसफ़र आरएनए और दूसरा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। अच्छा, फिर क्या होगा? हमारे पास एक इनिशिएशन फैक्टर आएगा, वो इस ट्रांसफ़र आरएनए जिसके पास मैथ्यूनिन है उसको उठा के पी साइट पर ले जाएगा। अब पी साइट क्या है? बेसिकली हमारे पास जो स्मॉल राइबोसोमल यूनिट होते हैं उसमें 3 किस्म की साइट होती हैं। एक को हम कहते हैं ए साइट, जिसको अमाइनो एसाइल साइट भी कहा जाता है। हर वो आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र आरएनए जिसके पास नया अमाइनो एसिड होगा वो पहले ए साइट पे आके बाइंड करेगा। उसके बाद फिर पी साइट पर वो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होगा जिसके ऊपर अमाइनो एसिड अरेंज हो रहे होंगे। उसके बाद ई साइट पर वो ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होगा जिसने अपना अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही होगी वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और खाली हो गया। तो आप कह सकते हैं राइबोसोम का जब प्रोसेस चलेगा, ट्रांसलेशन का जब प्रोसेस चलेगा तो यहाँ 3 साइट हमें नज़र आएंगी। ए साइट जिस पर नया ट्रांसफ़र आरएनए होगा जिसके पास नई अमाइनो एसिड होगी,
पी वो है जिसके ऊपर वो ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा जिसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड की चेन है, और ई साइड पर वो ट्रांसफर आरएनए मौजूद होगा जिसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो वो ई साइड पर आएगा और यहाँ से फिर राइबोसोम से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो ये है, जो पहला ट्रांसफर आरएनए जिसके पास मेथियोनिन होती है, वैसे तो हर आने वाला ए साइड पे बाइंड करता है, लेकिन ये पहले वाला पी साइड पे बाइंड करेगा, क्योंकि अभी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनना स्टार्ट नहीं हुई, तो पहले वाला किस पे बाइंड करेगा, पी साइड पर। अदरवाइज जितने भी आने वाले नए अमाइनो एसिड कैरिंग ट्रांसफर आरएनए होंगे वो हमेशा कौन सी साइड पे बाइंड करेंगे, ए साइड पे बाइंड करेंगे। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि पहले वाला किस पे बाइंड कर रहा होता है। हालांकि यहाँ भी कोड वैसे तो होता ही है कि कोडोन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर उसका अमाइनो एसिड कैरिंग ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के पास आता है। होना तो ये चाहिए कि यहाँ पहले कोडोन आता, मैसेंजर आरएनए आता है, उसको पहचान के ये आता। हालांकि होता ये है क्योंकि हर प्रोटीन ने स्टार्ट होना है मेथियोनिन से, ये अंडरस्टूड बात है। इस वजह से पहला जो ट्रांसफर आरएनए यहाँ लाया जाता है वो कोडोन के बगैर ही आ जाता है, क्योंकि पता है कि पहली जो प्रोटीन जब भी स्टार्ट होगी वो पहले किस अमाइनो एसिड से स्टार्ट होगी, वो मेथियोनिन से स्टार्ट होगी। इस वजह से इससे पहले कि मैसेंजर आरएनए आए, तो जो ही मैसेंजर आरएनए रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक आ रहा होता है, इतनी देर में मेथियोनिन वाला ट्रांसफर आरएनए भी पहुंच जाता है। इस वजह से अगर देखा जाए अभी मैसेंजर आरएनए नहीं आया, पहले काम क्या हुआ कि मेथियोनिन ट्रांसफर राइबोसोम के साथ आके अटैच हो गया। दूसरा काम, इस इनिशिएशन फैक्टर ने इस मेथियोनिन को उठाया और पी साइड पे ले आया। अच्छा, तीसरा काम क्या होगा, अब ये जो तीन चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं, मेथियोनिन, इनिशिएशन फैक्टर और स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, अब इन तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली कॉल्ड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसको हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ की कमी है, वो है मैसेंजर आरएनए। तो ये तीनों चीज़ें मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करेंगी और यहाँ AUG पर जाके बाइंड करें। अब इस प्रोसेस को भी गाइड कर रहा होता है कि इनिशिएशन फैक्टर। ये जितने भी फैक्टर आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये हर चीज़ को परफेक्ट अंदाज में चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, एलोंगेशन फैक्टर, ये सारे वो फैक्टर होते हैं जो प्रोसेस को अच्छे अंदाज में क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो पहले इनिशिएशन फैक्टर ने क्या किया था कि इस ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर मेथियोनिन मौजूद है उसको पी साइड के ऊपर एडजस्ट किया, और इस इनिशिएशन फैक्टर का फंक्शन ये है कि ये वाला जो सारा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो, लेकिन कौन सी जगह, जहां AUG मौजूद हो शुरू के अंदर। तो अगला स्टेप के बाइंडिंग ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, के वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बन गया है उसका बाइंड होना किसके साथ, AUG। अब ये AUG, पहले वाले AUG के वैसे तो काफ़ी सारे AUG आएंगे, लेकिन इस बात को इंश्योर करना कि जो पहला AUG है इसके साथ ये सारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करेगा। ये भी कौन रेगुलेट कर रहा होता है, इनिशिएशन फैक्टर रेगुलेट कर रहा होता है। अब ये जो चार चीज़ें हमने कही थी, इनिशिएशन, ट्रांसफर आरएनए कंटेनिंग मेथियोनिन, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट और मैसेंजर आरएनए, इनिशिएशन फैक्टर, ये चारों चीज़ें यहाँ के बाइंड होगी। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट और इनिशिएशन फैक्टर। उसके बाद इलॉन्गेशन कैसे होती है। इलॉन्गेशन का मतलब होता है कि किसी प्रोसेस का चलना, इनिशिएशन स्टार्ट होना, इलॉन्गेशन का मतलब प्रोसेस को चलना। अच्छा, सबसे पहले तो ये होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना राइबोसोम दो चीज़ों का मजमुआ है, एक स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, एक लार्ज। तो अभी स्मॉल राइबोसोमल यूनिट आया है। जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो लार्ज सब यूनिट आके भी यहाँ बाइंड कर जाते हैं ऐसे। अच्छा, जो ही बाइंड करता है, जो ए साइड पर कोडोन है AGG, जैसे यहाँ हमने AGG ड्रा किया है, तो AGG एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसके एक्टिवेट होते ही साइटोप्लाज्म में जो इसका एंटी कोडोन रखने वाला ट्रांसफर आरएनए, अब इसका एंटी कोडोन क्या होगा, देखें AGG, तो इसका एंटी कोडोन क्या होगा, UCC। तो फौरन ही ये एक्टिवेट होके यहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट, कि वो जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था इसके साथ लार्ज सब यूनिट ने बाइंड किया, एक्सपोजेज द नेक्स्ट कोडोन एट A साइड, जो A साइड पर कोडोन है ये एक्सपोज हो जाएगा।
जो ट्रांसफर आरएनए विद एप्रोप्रिएट एंटीकोड अपीयर, कि वो ट्रांसफर आरएनए जिसके पास इस कोड का जो ए साइट पर मौजूद है एंटीकोडोन मौजूद है वो जाहिर होगा, जैसे यहाँ, और ये कोड है आर्जिनिन अमाइनो एसिड का, ये वाला कोड, तो इसका एंटीकोडोन क्या होगा UCC। तो ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ आने की कोशिश करेगा। उसके बाद जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये एक इलांगेशन फैक्टर है, वो चेक करेगा कि आया कि सही ट्रांसफर आरएनए आया। अगर सपोज यहाँ ट्रांसफर आरएनए सही नहीं होता, यानी एंटीकोडोन कोडोन के साथ मैच नहीं करता, तो एलॉन्गेशन फैक्टर इस ट्रांसफर आरएनए को रिजेक्ट कर देगा। हाँ, अगर ये और ये दोनों मैच कर गए तो फिर इन दोनों को बाइंड करवा देगा। तो अगला स्टेप क्या है कि हमारे पास ये जो एलॉन्गेशन फैक्टर है वो इसको बाइंड करवाएगा कोडोन के ऊपर चेक करके। अब ये यहाँ के बाइंड कर गया। अब जब ये यहाँ के बाइंड कर गया, अब देखें दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ रखे हुए, एक पी साइड पे है, एक ए साइड पर है। पी साइड पर मैथ्यूनिन है और ए साइड पे आर्जिनिन है। ये दोनों जो अमाइनो एसिड जो एक दूसरे के साथ रखे, उनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होगा। वो केमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है? अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और इस पेप्टाइड बॉन्ड को, इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन कर रहा है? लार्ज सब यूनिट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब है कि ये जो राइबोसोम्स है इस केस में एंजाइम का काम कर रहा है। इस वजह से वैसे तो ज़्यादातर जो एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन राइबोसोम भी बाज़ केसेस में क्या कर रहे होते हैं? एंजाइम का काम कर रहे होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं राइबोजाइम। इस कंसेप्ट को राइबोजाइम कहा जाता है। क्या मतलब है कि राइबोसोम एंजाइम का काम कर रहे हैं, तो कैटलाइज होगा रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन का इफेक्ट क्या होगा? इन दोनों के दरमियान तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, आर्जिनिन मैथ्यूनिन, लेकिन इस रिएक्शन की वजह से जो पहले वाला अमाइनो एसिड है वो अपने आरएनए से सेपरेट हो जाएगा, और ये अमाइनो एसिड किसके साथ अटैच हो जाएगा? आर्जिनिन के साथ। यानी इस रिएक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा? रिलीजेस द इनिशियल जो अमाइनो एसिड है फ्रॉम ट्रांसफर आरएनए। पहले वाली जो अमाइनो एसिड थी वो ट्रांसफर आरएनए से रिलीज होगी, अटैचेस टू द सेकेंड अमाइनो एसिड, और दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगी। अच्छा, जिस वक्त ये अटैच हो जाती है फिर ट्रांसलोकेशन होती है कि ये जो दोनों राइबोसोमल मूवमेंट है ये अगले कोड की तरफ चल रहे हैं, और सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड आगे जाएंगे, जैसे यहाँ मैंने ड्रा किया हुआ है। द राइबोसोम ट्रांसलोकेट 3 more न्यूक्लियोटाइड along the length of messenger in 5 to 3 डायरेक्शन। ये इसके 5 एंड है, ये 3 एंड है। अगर आप देखें, अगर हम इसको इस तरह मूव करें 3 न्यूक्लियोटाइड आगे, ये वाला, तो ए इस कोडोन के नीचे आ जाएगा, और जो पी है वो इसके नीचे आ जाएगा जिसके ऊपर, और जो ई है वो ए यू जी के नीचे, जैसे यहाँ हमने ड्रा की, ई ए यू जी, पी ए जी जी, और जो ए है वहाँ फिर एक और कोडोन खाली हो गया है। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड आगे की तरफ जाते हैं 5 to 3 डायरेक्शन में। तो ये याद रखेंगे कि राइबोसोम ट्रांसलोकेट यानी मूव करता है 3 more न्यूक्लियोटाइड, मजीद 3 न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड आगे जाते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए इन 5 to 3 डायरेक्शन। क्लियर? अच्छा, इस मूवमेंट का इफेक्ट क्या होगा कि न्यू ट्रांसफर आरएनए, सॉरी इनिशियल ट्रांसफर आरएनए टू ई साइट, कि जो पहले वाला है वो ई साइट पे आ जाएगा खाली होकर। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ इस स्टेप में, यानी इससे पहले स्टेप में जब मूवमेंट नहीं हुई थी, जो पी वाली जो जगह है उस पर जो ट्रांसफर आरएनए वो खाली हो गया था, और जिस पर पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है या पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो किस पर आया हुआ है? ए साइड पर, जब रिएक्शन हुआ। लेकिन इस मूवमेंट का इफेक्ट क्या होगा कि दोबारा जो पेप्टाइड चेन रखने वाला ट्रांसफर आरएनए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी पी पे आ जाए, क्योंकि पी से मुराद ही पेप्टाइड है। तो ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसके पास पेप्टाइड चेन मौजूद होगी वो हमेशा, ठीक है, कोशिश करेगा कौन सी साइड पर आने की? पी साइड पर। तो ये बात लिखी गई है रीपोजिशन ट्रांसफर आरएनए, कि ट्रांसफर आरएनए की पोजीशन बदलेगी। कैसे? हैविंग पॉलीपेप्टाइड चेन टू पी साइड, कि वो ए साइड से पी साइड पर आ जाएगा, क्योंकि अब उसके ऊपर क्या आ गई है? पॉलीपेप्टाइड की चेन। यहाँ अगर आप देखें ए,
ये ट्रांसफ़र आरएनए इसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड की चेन, इसको ए पर नहीं होना चाहिए, वो अपनी रीपोजिशन करेगा और किस पर आ जाएगा, पी साइट पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक्सपोज न्यू कोडोन एट ए साइट, और ए साइट पर कोडोन अपीयर हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो न्यू ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइजिंग दिस कोडोन अपीयर, अब हमारे पास इस कोडोन का जो ट्रांसफर आरएनए है वो अपीयर होगा। अब इस कोडोन का जो ट्रांसफर आरएनए है ये आइसोल्यूसिन का कोड है, वो यहाँ आके अपीयर होगा ऐसे। अब इसके कॉम्प्लीमेंटरीली एंटी कोडोन क्या होगा, UAU, और ये किसका कोड है, आइसोल्यूसिन का। अब जिस तरह पहले हुआ था कि ये वाला जो हमारे पास दोनों के दरमियान में अब रिएक्शन होगा, अब जो पुराने वाला ट्रांसफ़र आरएनए है जो इससे पहले आया था उसके पास 2 अमाइनो एसिड मौजूद हैं, वो इसके साथ आके बाइंड कर जाएगा और दोनों अमाइनो एसिड पुराने ट्रांसफ़र आरएनए से उतरकर नए अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है अब इसके ऊपर 3 अमाइनो एसिड आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा, ये मज़ीद आगे जाएगा, अगले कोडोन एक्सपोज हो जाएगा। अब ये वाला जो खाली हुआ है ये ई साइड पे आ जाएगा और ये वाला जो खाली हुआ ये राइबोसोम से बाहर आ जाएगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल न्यू ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइजिंग दिस कोडोन अपीयर, बाइंड वो बाइंड करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्रांसफर्ड, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन पहले वाले ट्रांसफर आरएनए के पास मौजूद थी वो अगले अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये अगर प्रोसेस चलता रहे, क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, हमने अपने जेनेटिक कोड वाले टॉपिक में ये डिस्कस किया था, कुछ कोडोन ऐसे हैं जिनको स्टॉप कोडोन कहा जाता है, जैसे उनमें से एक एग्जांपल है UAA की। जब ये प्रोसेस ऐसे चलता चला जाएगा, अचानक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन अपीयर होगा। जैसे यहाँ हमारे पास अगर हम इसकी बात करें लास्ट सब यूनिट की, ये लास्ट सब यूनिट इसके साथ अटैच है, तो सबसे पहले जिसके पास मैथ्यूनिन था वो आ गया ये राइबोसोम से बाहर, और जिसके पास आर्जिनिन थी वो ई साइट पर आ गया, और जो AUA है इसके ऊपर वो ट्रांसफ़र आरएनए जो पी साइट पर मौजूद है उसके पास 3 अब ये अमाइनो एसिड आ गए। अब ए साइट पर UAA आ गया। अब ए साइट पे हमेशा कोडोन जो अपीयर होता है सेल उसके मुताबिक एक्शन करता है। अब ये जो कोडोन है ये किसी अमाइनो एसिड का कोडोन नहीं है, यानी कोई ऐसा ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद नहीं है जिसके पास ये एंटी कोडोन हो, बल्कि सेल के अंदर कुछ फैक्टर मौजूद होते हैं वो इसके साथ आके ऐसे बाइंड कर जाते हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। और ये टर्मिनेशन फैक्टर एक किस्म का आप कह सकते हैं खुदकुश हमलावर है कि जो ही यहाँ ये आके अटैच होगा तो ये जो सारा प्लेटस बना हो ये अलग-अलग हो जाए, मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग होगी, फिर वो फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये राइबोसोमल यूनिट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब जो ये वाला मैसेंजर आरएनए है इसको ये रीयूज़ भी किया जा सकता है और डिग्रेड भी किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है सेल के इस जो मैसेंजर आरएनए के मुताबिक जो सेल की मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन है, क्या मैसेंजर आरएनए को दोबारा एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो इससे दोबारा प्रोटीन वही बनेगी, अगर नहीं करते तो फिर इसको डिग्रेड कर दे। तो इस प्रोसेस को जिसमें स्टॉप कोडोन के साथ टर्मिनेशन फैक्टर बाइंड करी और सारी चीज़ें सेपरेट हो गई, इसको हम कहते हैं ये टर्मिनेशन है। तो इस तरह जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगी और वहाँ फिर उसने जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो उसे वो फंक्शन परफॉर्म करवाए जाएंगे। तो इस तरह जो मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन है वो किस में कन्वर्ट होती है, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें ख़ास तौर पे जो डायग्राम है उसकी आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ते ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो काफ़ी टाइम इसकी डायग्राम ले जाती है। इस वजह से जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप कह सकते हैं इसको जल्दी आप ड्रा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।